गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रात के 9:15 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। क्योंकि मैं आपसे कमिटमेंट किया हूँ कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको बेनिफिट पहुँचा पाऊँ। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप किस फॉर्म में आप मुझसे पढ़ना चाहते हो। क्विक रिवीजन के तौर पर पढ़ना चाहते हो या मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वही फॉर्म अच्छा है, तो इस पर आप अपना विचार ज़रा कमेंट करके हमें दें ताकि मैं उसको आगे रिफॉर्म करूं। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि मैं सरल से सरल शब्दों में सरल से सरल तरीकों से जो है इजी वे में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आप लोग को मैं पढ़ा पाऊँ कम समय में। क्योंकि मैं जो वीडियो भी बना रहा हूँ, अगर आप देखोगे थोड़ा सा एक झलक अगर देखोगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आने लगेगी, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो आप नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। चूंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्लास 10th में यही दो एक ऐसा चैप्टर है जो कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। आप इसको समझ लिए तो समझ लीजिए कि पूरा इतिहास आपका क्लियर है। बाकी जो रेस्ट चैप्टर है कोशिश करूंगा कि उसको भी कवर कर दूं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप खुद से उसको कर भी सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चीनी आप उसको कर सकते हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास था कि इतने कम समय में आपका जो है सिविक्स को भी चैप्टर 1-2 क्लियर कर दूं। ठीक है, तो 3 दिन में आने वाला 3 से 4 दिन में इसको भी मैं खत्म कर दूंगा। तो 8 दिन में आपका नेशनलिज्म जितना भी चैप्टर था मैं खत्म कर दूंगा, चाहे यूरोप में चाहे इंडिया में। क्लियर? ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। और प्लीज़ आप जैसे भी सब्सक्राइबर आकर के वहीं के वहीं रुके हुए हैं, लाइक सब्सक्राइब करने का मेरा कोई मकसद ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब मेरी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहा हूं, या मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं तभी ऐसी हो रही है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो, मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं, तो उसके लिए कमेंट भी करना। अगर मुझे आपको मैं समझा पा रहा हूं तो मुझे तो लगता है दिखना चाहिए था कि मेरा सब्सक्राइबर जो है और लाइक्स और शेयर जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी कांस्टेंट हो गया है, रुक गया है। तो थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दें, है ना। बाकी तो मैं मेहनत आपके लिए कर ही रहा हूँ। जिस फॉर्म में आप चाहते हो कि मुझसे मेहनत लेने के लिए आप कमेंट करना, मैं करने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इंडिया में भी नेशनलिज्म की बात हो रही है, तो नेशनलिज्म हम इंडिया में अलग अलग तरीकों से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो है हम रेवोल्यूशंस लाएंगे, ठीक है, लेकिन ये रेवोल्यूशंस जो है हम किसी और तरीके से लाएंगे। हम इस शब्द यहाँ के लिए हम रेवोल्यूशंस अभी नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर मूवमेंट चालू करेंगे, किसके किसके अंडर में देखेंगे। तो समझने का प्रयास करें कि नेशनल इंडिया क्यों पढ़ रहे हैं। तो नेशनलिज्म जो है इंडिया में एक कॉमन चीज था सभी के बीच में, और वो था एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार। ठीक है, किस कौन कर रहा था? तो ये ब्रिटिश कर रहे थे। और ये ब्रिटिश जो है इंडियन के कोई भी ऐसा सेक्शंस नहीं था जिस पर अत्याचार नहीं किए थे, चाहे वो राजा रजवाड़े हों, चाहे जमींदार हों, चाहे पीजेंट्स हों, चाहे कॉमन पीपुल हो। ठीक है, तो सारे के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया था, शोषण किया था अपने पॉलिसीज के द्वारा। जो उन नीतियां लागू किए थे, कहीं न कहीं सारे सेक्शंस को हट किया था, चोट पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाई थी, है ना। और सारे लोगों का दुख था। यही दुख जो है सभी को आपस में एक करने का काम करेगा। और इसी को तो हम कहते हैं, जब एक हो जाते हैं तो उसी को तो हम कहते हैं नेशनलिज्म, यानी द फीलिंग ऑफ वननेस। एक होने का ही तो हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। तो इंडिया में भी जो है एक क्यों हो रहे हैं लोग, उसके कारणों को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि आखिर क्या कारण थे। क्लियर? इसीलिए मैंने देखा कि यहाँ पर लिखा हूँ कि कॉलोनी जो है, कॉलोनी जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, इंडिया भी एक कॉलोनी बना था ब्रिटिश का, तो वहाँ पर अत्याचार होगी उस कॉलोनी के ऊपर, यानी इंडिया के ऊपर। और यही जो है नेशनलिज्म लाने का प्रयास करेंगे, अत्याचार। क्लियर? नाउ पीपुल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। अब वही चीज मैंने जो बताया वही चीज लिखा हूं कि इंडिया के लोग क्या करने लगे, यूनिटी, जो एकता, एक होने का प्रबल जो है इच्छा रखे कि भाई अब सब एक हो जाओ। किस लिए? किसके लिए? कि स्ट्रगल करने के लिए। किसके खिलाफ? कॉलोनाइजेशन के खिलाफ। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ जो है लोग यूनाइट होने लगे और स्ट्रगल करेंगे। इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? नेशनलिज्म कहेंगे। अब यहाँ बात आती है
कि यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होगे नेशनलिज्म, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होगे कि ईच क्लास एंड ग्रुप मैंने लिखा है कि अलग अलग जो भी सोसाइटी के ग्रुप थे, जो भी क्लास थे, है ना, तो उन लोग कॉलोनिज्म को जो है अलग अलग तरीके से सोच रहे थे। उनका एक्सपीरियंसेस जो था कॉलोनीज के अगेंस्ट में, है ना, वो अलग अलग तरीकों से उन लोग लेते थे। फ्रीडम वे आर नॉट ऑलवेज द सेम, ठीक है। फेल द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, मतलब जो भी हर क्लास के ग्रुप के लोग थे वो इफेक्ट्स जो था कॉलोनिज्म का, जो कॉलोनी बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा और उस कॉलोनी में जो अत्याचार हो रहे थे उसका जो प्रभाव पड़ रहा था, तो उस कॉलोनी के जो लोग थे डिफरेंट डिफरेंट क्लास के ग्रुप को, तो उनको अलग अलग तरीके से सोच पा रहे थे कि ये अत्याचार क्या है ना। तो जमींदार के लिए अत्याचार अलग होगा, किसानों के लिए अत्याचार अलग होगा, है ना। उसी तरह से जो मिडिल क्लास के होंगे उनके लिए अत्याचार अलग होंगे, पॉलिटिशियन जो होंगे उनके लिए अत्याचार अलग अलग होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि यहाँ पर वेरिड, अलग अलग थे, ठीक है ना, एक्सपीरियंस जो था उनके कॉलोनीज के अलग अलग थे, ठीक है। और नोटेशन ऑफ फ्रीडम नॉट ऑलवेज द सेम, यानी जो फ्रीडम का जो उन लोग का कॉन्सेप्ट था, आज़ादी चाहिए थी, किससे आज़ादी, कॉलोनाइजेशन से, यानी जो अत्याचार हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, उससे जो छुटकारा चाहिए था वो सभी में सेम नहीं था। तो सोचो कितना बड़ा चीज है, अत्याचार तो हो रहा है लेकिन सब में अलग अलग अत्याचार हो रहा है और सब कुछ चाहते थे, एक फ्रीडम नहीं चाहते थे कि भाई हम, सब कुछ क्या चाहते थे कि भाई हमको ये जो मान लीजिए किसानों के लिए टैक्स अधिक हो गया, तो फ्रीडम क्या चाहते थे, ये सॉरी किसान क्या चाहते थे कि टैक्स को कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, उनके लिए फ्रीडम यही हो गया। जमींदार से जमींदारी सिस्टम ले गया, वो चाहते थे कि भाई जमींदारी हमको वापस मिल जाए, हमारी आज़ादी मिल जाए, उनके लिए आज़ादी यही थी, है ना। तो ये उनके लिए भी अलग अलग थी। तो इसीलिए मैंने लिखा फ्रीडम वे आर नॉट ऑलवेज द सेम। ये सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जितने भी अलग अलग सोच वाले लोग थे उनके लिए फ्रीडम जो उनके जो सोच में फ्रीडम थी, वो फ्रीडम में जो वैरायटी थी उसको एक करने का काम हमारे जो है पूजनीय बापू महात्मा गांधी थे, है ना। यही उन्होंने क्या किया कि सारे लोगों को एक साथ लाने का एक मूवमेंट चालू करेंगे, उस मूवमेंट में सबको एक कर देंगे, जोड़ देंगे कि भाई जो तुम लोग अलग अलग यहाँ पर अपने अपने जो है वरी रखे हो, चिंता रखे हो कि भाई हम कैसे अपने को आज़ादी पाएं, अपने जो शोषण हो रहा है उससे कैसे आज़ादी रखें, तो गांधी जी बोला कि मैं एक मूवमेंट चालू कर रहा हूं, उससे तुम जुड़ो, सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। और सारे प्रॉब्लम का एक ही जड़ तो है ब्रिटिश, अब ब्रिटिश खत्म हुआ तो सारे आपका जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसलिए एक मूवमेंट मैं लीड कर रहा हूं, उस मूवमेंट में सब यूनाइट हो जाओ। गांधी जी का ऐसा कहना था और आगे चलकर वही एक मूवमेंट चालू करेंगे, क्लियर। अब मैं देखूंगा कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो देखेंगे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी निकल के आती है जो वो क्या चाहते हैं, नेशनल मूवमेंट, एक नेशनल मूवमेंट मतलब पूरे भारत में जो है एक मूवमेंट चालू करना चाहते हैं। अब हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, अब मूवमेंट में कैसे कैसे जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैसे इससे जुड़ेंगे, है ना। और मैं देखूंगा कि हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपुल, यानी जो है जो लोग हैं उसमें उनका नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे कैसे आता है, वो चीज भी हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, मैं इतना अभी तक इंट्रोडक्शन दे रहा था चैप्टर पर, मैं अभी पहुंचा ही नहीं था कि हम लोग को पढ़ना क्या है, क्लियर। तो इस चीज को हम लोग को देखना है, क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं आगे के स्लाइड में कि अब जो मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है, वहां पर हम लोग आके देखने वाले हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पहले हम लोग को ये समझना है। सुनो पहले कैसे ये तीन यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी दिया हुआ है, खिलाफत भी दिया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी दिया हुआ है। अब ये तीनों का रिलेशन क्या है एक दूसरे से, यानी खिलाफत
और नन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करने का सिर्फ एक ही मकसद है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार ही एक कारण है जो खिलाफत मूवमेंट चालू करेगा और नन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करेगा। अब जब ये दोनों जब मूवमेंट चालू होगा तब यहाँ पर क्या है, सारे लोग जुड़ना शुरू कर देंगे, और जब सारे लोग जुड़ना शुरू कर देंगे तो इसी को तो मैं कह रहा हूँ नेशनलिज्म। तो इसीलिए आपका चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अब समझ में आ रही है कि नेशनलिज्म कैसे कैसे आ रही है। तो एक फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कारण बनता है नेशनलिज्म का। क्यों? क्योंकि अब जो है यहाँ भारत में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण जो जो दिक्कतें आती हैं तो वहां पर एक मूवमेंट चालू करेंगे और उसी को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर? क्या है तो देखें हम लोग कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार कोई भी वार हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार, किसी भी प्रकार का वार हो वर्ल्ड में, वो क्या लाता है, अपने साथ तबाही लाती है, डिस्ट्रक्शंस लाती है, हर तरफ निराशा लाती है ना, तबाही एकदम जो है विध्वंस कर देती है, भूखापन आता है, बेरोजगारी आती है ना, तो ये सारी चीज लेकर के आती है। तो पीपुल में इसका क्या हुआ कि जो इंडियन के लोग थे, जो भारत के लोग थे, उन लोग क्या महसूस करते थे, आशा रखते थे, जब जितनी भी ये सारी कठिनाइयां उन लोग झेल रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म होगा तो उनका जो है दिन सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में एक नए लीडर का जन्म होता है और वो क्या करेंगे, वो एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल शुरू करेंगे कि अगर ये सारी चीज़ों से छुटकारा हमको पाना है, ये सारी चीज़ों से अगर हमको छुटकारा पाना है तो अब हमको नया स्ट्रगल लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और उसका नया स्ट्रगल के रूप में हमारा एक नया कॉन्सेप्ट भारत में आता है, सत्याग्रह। ठीक है, अब यहाँ पर ना हथियार से लड़ेंगे और ना खून बहाएंगे, बल्कि हम लड़ेंगे जरूर। ठीक है, तो यही है न्यू आइडिया ऑफ जो है आप देख रहे होंगे सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह क्या है, ये जो है जोर देता है पावर और ट्रुथ, यानी सच्चाई जो है उसके ऊपर जोर देने का काम करता है। ठीक है, अ नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, जरूरत है कि जो सही है उसके लिए खोज करना। तो सत्याग्रह का आइडिया यही है, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, तो अब है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। हम तो अगर सिंपल कहें, सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, आग्रह किससे करेंगे, जो आपको आप सपोज कर लीजिए कि आप एक ये व्यक्ति हैं और ये दूसरे कोई व्यक्ति है। ठीक है, और ये चाहता है कि आप सपोज के लिए आपके घर में जो है नाली नहीं है, ठीक है, नाली नहीं बनी हुई है, और आप जो है इस ये आपका शासक है बी, इससे आप मांग कर रहे हैं कि मेरे यहाँ नाली नहीं है, या मेरे जो कॉलोनी है उसमें कोई नाली नहीं है, प्लीज आप जो है उसको देखने का काम करें। लेकिन ये बी जो है देखने को तैयार नहीं है कि हम नाली नहीं बनाएंगे, नहीं नाली बनाएंगे, तो जिसके कारण यहाँ पर जो है जब भी बारिश की समस्या होती है या फिर जनरल भी जो है पानी यहाँ जम जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, मच्छर पनप रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ के लोग जो हैं सत्य के लिए आग्रह करेंगे, क्या करेंगे, बी से कि भाई देखिए हम मूवमेंट चालू कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है, आपसे जो मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं है, सही है, आकर के प्लीज एक बार देख लीजिए सही मैं बोल रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तब एक व्यक्ति जो है इसके मन में क्या जागेगा कि चलो इतना ये धर्म जो है हमको तंग किया जा रहा है, आंदोलन कर रहा है, चलो एक बार इसकी मांग को देख ही लेते हैं, क्या ये जो मांग कर रहा है सही है कि नहीं, क्या बीमारियां होती है कि नहीं, पानी जमता है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। तो बी आकर के ए के पास आएगा, यहाँ के कॉलोनी को देखेगा कि वाकई में जो है यहाँ पर सिचुएशन जो है गलत है, और जो ए वाले जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो मांग जो कर रहे हैं सही है, और इस तरह से क्या होगा, मांगे इसकी पूरी हो जाती है। तो बताओ यहाँ पर ना खून बहा, ना किसी को चोट लगी, बस जो इस ऑपरेसर थे, यानी बी को हम कहते हैं ऑपरेसर, सताने वाला है, इस सताने वाले का चेतना को मैंने बदल दिया, उसका हृदय को मैंने चेंज कर दिया अपनी मांगों से। ठीक है, तो गांधी जी भी यही हथियार अपनाएंगे, बहुत पावरफुल हथियार है इनके पास, इसी हथियार के बदौलत तो गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, बिना खून बहाए हुए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ जो अभी मैं बताया, इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर सच में जो भी आपके साथ घटना घट रही है अगर वो सही पाया गया, ठीक है, अगर वो सही पाया गया, तो
क्या किया जाएगा, इफ द स्ट्रगल वाज ट्रू, ठीक है, तो मैं देखता हूं कि क्या बात बन जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो कि इफ द कॉज वाज ट्रू, ठीक है, अगर कॉज अगर आपका सही है, इफ द कॉज वाज ट्रू, जो आप जिसके लिए कर रहे हो सही है, तो स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो इनजस्टिस के खिलाफ, यानी जो अन्याय है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी आपका फिजिकल फोर्स लड़ने के लिए जरूरत नहीं है, हाथापाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशंस के थ्रू आप जो सही कर रहे हो, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, आपको किसी से नहीं, इसलिए सत्यमेव जयते, आपको लगता है कि सत्य जीतता है, तो उस भरोसे पर आपको चलना है, कोई लड़ाई झगड़ा के कारण नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव है सत्याग्रह का, ठीक है, इसको रट ले, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सत्याग्रह, ठीक है। अब गांधी जी का रोल क्या होता है कि गांधी जी जो है इंडिया, अफ्रीका से इंडिया में कब लौटते हैं, जनवरी 1915, कब जनवरी, 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को जो है भारत में इनका आगमन होता है 1915 में, और इसी के दिन तो हम लोग जो है क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। अब गांधी जी जो है यही सत्याग्रह का टूल्स जो है अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और सत्याग्रह मूवमेंट जो है भारत में चालू करेंगे। तो देखते हैं कि कहां कहां इस हथियार का यूज गांधी जी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, सॉरी, इन वेरियस प्लेसेस, तो 1916, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शंस, इसको आप एकदम रट के जाइएगा एग्जामिनेशन में। 1916 में चंपारण मूवमेंट चालू होता है, चंपारण कहाँ है, बिहार में, ठीक है, जिला है बिहार में, वहां पर इन्होंने चालू, क्यों, क्योंकि यहाँ चंपारण में क्या था कि यहाँ के किसानों को जो है अपने खेतों में जो है इंडिगो उगाना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके कारण जो है यहाँ की मिट्टी की उपजाऊ जो है खराब हो जाती थी, और खराब हो जाती थी फसल, तो उनको टैक्स में भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता था, फसल भी खराब हो रहा है और टैक्स भी बढ़ रहा है, तो इसके खिलाफ जो है यहाँ पर जो किसान लोग हैं आंदोलन करते हैं, किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर आकर के वो क्या करते हैं, चंपारण मूवमेंट चालू करते हैं, और फाइनली ये उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, यहाँ पर इंडिगो का खेती बंद करवाते हैं, वही है चंपारण। अभी शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो इसे, इसलिए डिटेलिंग मैंने ज़्यादा किया, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ, क्योंकि क्लास 8 में आप ये सब सारा चीज़ पढ़ चुके हो। 1917 में क्या है कि टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के जो वहाँ पर पीजेंट्स थे वहाँ को इन्होंने सपोर्ट किया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है डिमांडिंग रेवेन्यू रिलैक्सेशन, वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो रिलैक्सेशन मांग रहे थे रेवेन्यू में, क्योंकि उनका क्रॉप्स भी खराब हो गया था, और 1917 में वहाँ खेड़ा में क्या हुआ था, प्लेग आया था, जिसके कारण बहुत सारे किसान लोगों का जो है खेती चौपट हो गई थी, फसल बर्बाद हो गए थे, लेकिन रेवेन्यू जो टैक्स जो था ब्रिटिश लोग वही कलेक्ट कर रहे थे, घटाए नहीं थे, है ना, जिसके विरोध में इन लोग कर रहे थे। तो गांधी जी यहाँ भी जो है सत्याग्रह मूवमेंट चालू करते हैं और यहाँ पर न्याय दिलाने का काम करते हैं, और 1918 में कहाँ पर, अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उसके खिलाफ जो है इन्होंने लड़ाई करते हैं, क्यों, क्योंकि प्लेग में सारे चले गए थे, लेकिन कॉटन मिल वर्कर्स जो मालिक थे, कॉटन मालिक थे, वो बोले थे कि कोई प्लेग में जो है जो नहीं जाएंगे, जो यहाँ रहेंगे उनको बोनस दी जाएगी, एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगी, जब स्थिति समान हो जाती है तो कोई बोनस नहीं दिया जाता है, ठगे जाते हैं, और वहाँ पर जो है विद्रोह किया जाता है, और गांधी जी उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं, और फाइनली यहाँ 1918 में भी। तो ये 1916, 17, 18 आपको याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। अब जब मूवमेंट चालू इतना शुरू किए तो गांधी जी अब क्या देख रहे हैं कि पूरे भारत में समस्या ही समस्या फैला हुआ है ना, तो उसी समय जो है 1919 में क्या किया गया कि ब्रिटिश के द्वारा जो है एक एक्ट लाया गया, रॉयलेट एक्ट। तो जब गांधी जी इस सब चालू कर रहे थे, देखे कि भाई यार नेशनलिस्ट मूवमेंट तो ज्यादा चल रहे हैं भाई, है ना, एक क्रांति आ रही है, गांधी बाबा तो एकदम कमाल किए हुए हैं, तो उनके सपोर्टर भी बहुत आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों आगे भविष्य में ना हो सके, उनको शांत किया जाए, रोका जा सके, विरोध न करे ब्रिटिशर्स का, इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून लिया 1919 में, रॉयलेट एक्ट, यानी एक जज है जिसका नाम है सर सिडनी रॉयलेट एक्ट, उन्हीं के नाम पर ही पड़ा है रॉयलेट एक्ट, ठीक है, 1919 में ये पास किया जाता है। तो इसके अंतर क्या एक था, क्या रॉयलेट एक्ट, तो इसको काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है
कि इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मेशल पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी भारत में जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रहे हैं, गतिविधियां हो रही होगी अंग्रेज के खिलाफ, उसको क्या किया जाएगा, उसको दबाने का काम किया जाएगा, सप्रेस करने का काम किया जाएगा। कैसे कैसे मूवमेंट को चालू करेंगे, कैसे नेशनल मूवमेंट को शांत करेंगे, तो जो भी पॉलिटिकल होंगे उनको क्या करना है, जेल डाल दो, है ना। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए कोई भी बेल नहीं होगी, कोई भी उन पे सुनवाई नहीं की जाएगी, है ना, एकदम जेल में डाल देना है। ठीक है, तो अब बताओ ये काला कानून हुआ कि नहीं, जिस पर जो है ब्रिटिश शक करेगा उसको जेल में डाल दो जी, कोई सुनवाई नहीं होगा, 2 साल के लिए तो गया, एकदम गया, है ना। तो बोलने की आजादी आपको छीन गई यहाँ पे। तो गांधी जी क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि कंसिडर्ड इट एज अ अनजस्ट लॉ, है ना, and wanted to start a non-violent civil disobedience, started हड़ताल on 6 अप्रैल। यानी गांधी जी इसी रॉयलेट एक्ट के खिलाफ जो है अब हड़ताल शुरू करेंगे, कब, 6 अप्रैल को, जिसका प्रभाव पड़ता है कि जितने भी वर्कर्स थे भारत में सारे के सारे स्ट्राइक कर दिए, है ना, रेलवे में हो चाहे दुकान में हो, सारा चीज हो गए, रेलवे टेलीग्राफ सब बर्बाद किए जाने लगे गांधी जी के आह्वान पे। और इसी में क्या क्रम में होता है, अमृतसर में एक घटना घटेगी, है ना, वो चीज भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ब्रिटिश अब क्या करेंगे, जब इंडियंस लोग जब तबाही मचा रहे हैं, रेलवे वो बर्बाद कर रहे हैं, टेलीग्राफ बता रहे हैं, यानी सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसको बर्बाद किया जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स एक्शन क्या करेंगे, जितने भी लीडर थे सबको पकड़ लिया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली में जाने से रोक दिया गया, है ना। और इसी के क्रम में जो है अमृतसर में जो है 2 लीडर होते हैं, लोकल लीडर्स जो होते हैं, ठीक है, वो है सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, और मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है उनका नाम, बताऊंगा जैसे नाम आता है। तो दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, वो दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है लोकल लीडर्स, बड़े लोकल लीडर्स होते हैं अमृतसर के। तो अब क्या होता है कि वहां एक जालियांवाला बाग होता है, ठीक है, बागान है अमृतसर में जालियांवाला जगह पे। वहां पर क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बताया है कि एक एंट्री है, ठीक है, एक एंट्री है यहाँ पर, एक ही से जहाँ से निकलते भी हो और बाहर भी निकलना है, छोटा सा जगह है। यहीं पे 13 अप्रैल को क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर कुछ लोग जो है मीटिंग करते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं किस लिए, क्योंकि वो लीडर को कैसे छुड़ाया जाए, उनका जो लीडर जो है अरेस्ट में है उसके सिलसिले में इन लोग जो है बातें करने आए हैं। और उसी दिन जो है बैसाखी का दिन भी है, लोग जो है घूमने के लिए आए हैं अपने बच्चों के साथ, और कुछ विलेजर्स लोग भी जो है यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। लेकिन मज़ेदार की बात है कि उन लोग जो बाहर से जो लोग आए हैं, शहर से बाहर से जो लोग आए हैं, उनको ये पता नहीं था कि 13 अप्रैल को या उस दिन जो है अमृतसर में जो है कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ का मतलब होता है इसमें जो है केवल और केवल जो है पुलिस का ही चलेगा और किसी चीज का नहीं चलेगी, जो भी यहाँ पर कानून को तोड़ने का कोशिश करेगा उसको सजा मिलती है, बहुत हार्ड लॉज होता है, ठीक है। अगर जो कानून बनाया गया है मतलब एक साथ दो, मतलब उसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, है ना, कि इसके तहत आप जो है शाम में इतने ही देर रह सकते हो, इतने ही लोग तक घूम सकते हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारा इसमें लॉ होता है, कानून होता है, क्लियर। तो ये जालियांवाला बाग में क्या है, ये मार्शल लॉ लगा हुआ है अमृतसर में पूरा। क्यों, क्योंकि हम देख चुके थे कि 6 अप्रैल का हड़ताल होता है, 10 अप्रैल को जो है बड़े बड़े नेता को जो है कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है ना, उत्पात मचा हुआ है। इस सब उत्पात को कम करने के लिए क्या किया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल को यहाँ पर जालियांवाला बाग में सब एक घूमने के लिए आए हैं। अब इसकी सूचना मिल जाती है किसको, जनरल डायर को। क्यों, क्योंकि मार्शल लॉ में क्या है, 2-4 व्यक्ति से ज्यादा जो है आप नहीं ग्रुप में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इतनी सारी भीड़ लगी हुई है ना। और लोगों को जो है जनरल डायर साहब को जो है कोई झूठा मीटिंग दे दिया कि वहाँ जो है आपके अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेंसी षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब जनरल डायर साहब को पसंद नहीं आया, अब क्या किए, अब जो है अपने सैनिकों के साथ आए और यहाँ पर क्या किए, जो यहाँ पे एंट्री है और एग्जिट वाला जो एक ही रास्ता है उसको बंद कर दिए, इस रास्ता को बंद कर दिए और यहाँ पर गोली चलवा दिए। जितने भी लोग हैं गोली अंधाधुंध, भागेंगे कहाँ, यहाँ तो जो है घेरे हुए एक ही जगह है। अब यही बीच में एक देखोगे कुआं है, उसी कुआं में तड़प तड़प के लोग जो है कि कुआं लाशों से भर जाती है और हिस्ट्री का अब तक जो है सबसे बड़ी ये घटना मानी जाती है।
ठीक है, इस पर डिटेल अभी चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं हम लोग जालियांवाला बाग मास्केयर, घटना घटते हैं। क्लियर, समझ में आ गई होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अब जालियांवाला बाग को जैसे मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जालियांवाला बाग जब घटना घट जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। लोग जो है सड़कों पर उतर जाते हैं, है ना। अब सारी जगह जो है हड़तालें की जाती हैं, पुलिस के साथ मारापीटी होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नष्ट किया जाता है। अब इसके एवरेज में क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स तो चुपचाप नहीं बैठेंगे। ब्रिटिशर्स पीछे क्या करते हैं, एकदम ब्रूचुअल रिप्रेशन करेंगे, एकदम अत्याचार करेंगे, कठोर अत्याचार करेंगे उनके ऊपर। किनके ऊपर, जो विद्रोही लोग हैं, है ना। और इनका मकसद क्या था, केवल ह्यूमिलेटिंग एंड टेरराइज पीपुल, मतलब लोगों को अब डराओ, उनको जो है ह्यूमिलेट करो, बेइज्जत करो, ये ब्रिटिशर्स लोग का कहना था और वही करने लगे। लेकिन गांधी जी हमारा क्या थे, नॉन वायलेंस थे। ये देखिए कि इतना नरसंहार हो रहा है, मेरे कारण जो है लोग मारे जा रहे हैं, उनका जो है बेइज्जती की जा रही है। और उन्होंने रॉयलेट सत्याग्रह को भी बंद कर दिया गया। और रॉयलेट एक्ट चूंकि जो है टाउन और सिटी में ही कंसंट्रेट था, ये पूरे जो है भारत में नहीं फैल सका था। तो गांधी जी ने महसूस किया कि अब बड़े लेवल पर हमको कोई जो है मूवमेंट चालू करना पड़ेगा, ताकि जो है पूरे तमाम भारत के लोग इससे जुड़ सके, है ना। और इसी सिलसिले में गांधी जी ने एक बड़े जो सोचा कि बड़ा जो है एक मूवमेंट चालू करे। तो 1920 सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, कहाँ पे, कलकत्ता में। इसलिए ये मैप में एग्जामिनेशंस में पूछ दिया जाता है, ठीक है, मैप में कहाँ की जो है कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, यानी सीट दे देगा क्या, सितंबर 1920 का सेशन कहाँ हुआ था, आपको दर्शाना होगा कलकत्ता मैप में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो गांधी जी कन्विंस द लीडर टू स्टार्ट ए नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट टू सपोर्ट खिलाफत एज वेल एज स्वराज, ठीक है। तो गांधी जी जो है कांग्रेस को समझाने में जो है सक्षम रहे कि भाई जो है हम एक मूवमेंट चालू करेंगे, खिलाफत मूवमेंट। देखिए अब खिलाफत मूवमेंट टर्म्स जुड़ रहा है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वार की इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब आ गया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम देखेंगे कि वहां पर जो है एक टर्की नाम का जो देश होता है, और ब्रिटिश इसको खत्म करना चाहता था, ठीक है। और टर्की में जो रूल कर रहा था, वहाँ के रूल जो हेड होते हैं, रिलीजियस हेड, धार्मिक गुरु को कहा जाता है खलीफा। क्या कहा जाता है, खलीफा, ठीक है। जो मुस्लिम के धार्मिक गुरु होते हैं, तो ये खलीफा अगर कुछ भी आदेश देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पूरे मुस्लिम के जितने भी राजा मुस्लिम वर्ल्ड होते हैं उसको ये फॉलो करते हैं, रिलीजियस हेड जो बोल दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये जो है खलीफा बोल दिया कि आज ईद है तो सबको आज ही ईद मानना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने दिया, है ना। तो ये चीज है, तो उनको खिलाफ है। तो अब क्या हुआ जी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश इनको हरा देता है और टर्की में जो खलीफा थे उसको भी खत्म कर देते हैं। अब कोई पोस्ट नहीं रहेगा, उसका सारे अधिकार छीन लिया जाता है। इसलिए क्या होता है, जो भारतीय मुस्लिम होते हैं वो खफा हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के कि भाई मेरा जो है रिलीजियस हेड को आपने तबाह कैसे किया, खत्म कर दिया गया। उसी के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है एक मूवमेंट चालू होता है भारत में, जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। लेकिन ये तो शौकत अली और मोहम्मद वली दो भाई थे, अली ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, अली ब्रदर्स, ठीक है। शौकत अली को और मोहम्मद अली को, ये इसको शौकत अली, ये दोनों भाई जो है यहाँ पर मूवमेंट चालू करेंगे। लेकिन इनके बस की तो बात नहीं है, गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी को बोलते हैं कि भाई आप एक मूवमेंट चालू कीजिए, हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में जो है हम एक हो। तो गांधी जी भी यही मौका चाह रहे थे कि हम जब तक कोई भी मूवमेंट मेरा सफल नहीं होगा, जब तक कि हम भारत के सारे वर्गों को एक नहीं करेंगे। तो दो ही वर्ग थे, एक मुस्लिम और हिंदू वर्ग। तो गांधी जी भी एक मौका सोचे कि चलो जब तक मुस्लिम को एक नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम ब्रिटिशर्स को भगा नहीं सकते हैं। और ये इनको अच्छा मिला एक मौका, इसलिए खिलाफत मूवमेंट जो है इसी कांग्रेस सेशन में जो है पास करवाने का काम करते हैं। क्लियर। और स्वराज मूवमेंट, तो अब देखिए क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों, ये होता क्या है। तो गांधी जी जो है एक बुक लिखे थे, हिंद स्वराज, ठीक है, कब, 1909 में। ये भी इंपॉर्टेंट 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज, या हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो गांधी जी ने लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा। उस किताब में, हिंद स्वराज किताब में
गांधी जी क्या कहा करते थे कि ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में तब तक स्थापित है जब तक कि हम उनको मदद कर रहे हैं। यदि हम लोग मदद करना छोड़ देंगे तो ब्रिटिश एम्पायर क्या है, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम जो है बहुत आसानी से क्या पालेंगे, स्वराज पालेंगे। ठीक है, तो ये गांधी जी का कहना था। तो थोड़ा देख लीजिए वही चीज मैं लिखा हूँ। अब कांग्रेस में क्या होती है, कांग्रेस में जो ये खिलाफत मूवमेंट चालू हो रही है, और खिलाफत मूवमेंट में जो कांग्रेस सेशन में जो कलकत्ता सेशन में जो बातें रखी गई थी खिलाफत मूवमेंट चालू करने के लिए, तो या नन कॉपरेशन मूवमेंट चालू के लिए, तो उसमें जो कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो थे ये इसका अपोज करते हैं गांधी जी के आइडिया को। तो गांधी जी की आइडिया क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए कि नन कॉपरेशन बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल, नन कॉपरेशन जो शुरू किया जा रहा था, टाइटल जो है छोड़ देंगे, है ना। गांधी जी कुछ शर्त रखे थे कि हम कैसे मूवमेंट को चालू करेंगे, नन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करने के लिए सारे लोगों को टाइटल छोड़ देना का। कौन सा टाइटल, जो ब्रिटिशर्स ने उपाधि दी थी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी, कैसरे हिंद दिए थे गांधी जी को, तो ये सारे टाइटल जो है वापस करने लगे ब्रिटिश का। ये लीजिए टाइटल, आप ये टाइटल लेने की जरूरत मुझे नहीं है। तो सारे अवार्ड लौटाने लगे। तो ये अपमान हुआ ब्रिटिशर का ना, अपमान ही तो करना है उनको। और बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना, जितने भी सिविल सर्विस थे, आर्मी थे, पुलिस थे, कोर्ट्स थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, स्कूल थे, फॉरेन कोर्ट, सबका क्या करेंगे, बहिष्कार करना है ना। और सितंबर और दिसंबर के महीना में जो है कांग्रेस के अंदर खूब टसल होती है, विरोधाभास हो जाती है। किस किस बात को लेकर विरोधाभास होती है, जो गांधी जी का ये सारा प्रोग्राम है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी चाहते हैं कि भाई हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्यों विरोध करें, हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ करके जो है अंदर से जो है हम लड़ाई लड़ करके जो है ब्रिटिश को चुनौती दें, है ना। लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, हम पूरे तरीके से चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तभी तो उनको सबक सीखेगा। अगर फिर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर हम इन कर जाते हैं, फिर तो हम ब्रिटिशर्स को मदद ही कर रहे हैं, उनके नियम कानून में तो मदद कर रहे हैं। अब फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ही होता है कि असहयोग, मतलब उनको कोई सहयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी को लेकर के कुछ जो है क्या है, टसल्स करते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है, गांधी जी की बात मान ली जाती है। कहाँ पे, नागपुर सेशन में, दिसंबर 1920। ये भी एक नंबर के लिए क्वेश्चन आपका यहाँ मैथ में बनता है कि दिसंबर 1920 का सेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा नागपुर सेशन। और नागपुर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो गांधी जी चाहते थे उसको एक्सेप्ट कर, सोचो अब गांधी जी कितना बड़े लीडर यहाँ पर उभर रहे हैं, उनकी बातें को मान लिया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप मैं जल्दी जल्दी बताने का कोशिश किया। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस को दिया है उस आधार पर आप क्वेश्चंस कर लें। जिनको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करना प्लीज़। फिर से एक बार लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।